सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं मोहम्मद अज़ा तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात। जी तारड़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी लाउड एंड क्लियर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला, आपका ही बहुत शुक्रिया। लेकिन अहम सवालात हैं, कुछ चाहूँगा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, बात शुरू करूँगा मैं जो हत्या के इज़्ज़त का कानून जो कि जिसके आपके 2024 कानून बना है, हालांकि इसके सिलसिले में तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इसको मुस्तरद कर दिया है और आपके सियासी इत्तेहादी जमात वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो पहले से कानून मौजूद है सर, उसके बावजूद इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई सर? डॉक्टर साहब देखिए, पंजाब में जो ये कानून बनाया गया है उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब भी किसी ने हत्या के इज़्ज़त का दावा करना हो, वो चाहे सहाफ़ी हो, वो टीवी चैनल हो, वो कोई प्राइवेट शख्स हो, जो ये इस्तात रखता है और जिसके पास ये वसाइल मौजूद हैं, वो बरतानिया में जाके हत्या की इज़्ज़त का केस करने को तरजीह देते हैं बजाय पाकिस्तान के। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो हत्या की इज़्ज़त के केसेस चलते हैं, अगर वो एक शख्स ने एक हत्या की इज़्ज़त का दावा किया हो, तो 50-60 साल बाद उसके पोते के ज़माने में उसका जो है वो ऑर्डर आता है। मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई रिश्वत ली है, कोई जावेद कंपनी के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब ने हत्या की इज़्ज़त का दावा किया और जब वो दावा कर दिया तो वो आज तकरीबन 4-4.5 साल होने को आए हैं। तारीख पे तारीख जो है वो डलती जा रही है और खान साहब जो है वो हर दफ़ा कभी वकील बदल लेते हैं, कभी कहते हैं वकील नहीं आ सकता, कभी वकील तो सर ये तो कमज़ोरी अदालतों की है ना। देखिए ना, आपके पास कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान 499 जिसमें फौजदारी है सर, 2 साल सज़ा भी है, ठीक है सर। उसके बाद इज़्ज़त ऑर्डिनेंस है 2002, उसके तहत ये आपके जो है दीवानी मुकदमात है सर, इसमें माफ़ी भी है और जो आपका आप क्लेम करते हैं पैसे। उसके बाद पीका का कानून है सर 2016, वो भी मौजूद है जिसमें फौजदारी एक्शन हो सकता है। तो कानून तो सर मौजूद है, इम्प्लीमेंट होने की बात है, अदालतें इस पर फैसला करें। आपने बरतानिया का हवाला दिया, वहाँ तो सर कोई फौजदारी मुकदमा है नहीं, वहाँ तो दीवानी मुकदमात होते हैं, लेकिन अदालतें वहाँ फैसला करती हैं। तो कानून बनाने से क्या होगा सर? देखिए, कानून में अमल दरामद के हवाले से जो सुकम था उसको दूर किया गया है। अमल दरामद के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो कमजोरियां थी उसको दूर किया गया है। टाइम लिमिट डिफाइन की गई है, स्पेशल कोर्ट्स का सिस्टम दिया गया है ताकि एक इफेक्टिव और मौसर कानून हो। अगर उन्हीं अदालतों ने इस मामले को लेकर चलना है जो रूटीन में बाकी मामला को लेकर चल रही हैं, जिन पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो फिर मौसर कानून जो है वो कभी भी ठीक तरीके से काम अच्छा नहीं सर, मैं करते। आ जाता हूँ ज़रा हुज्जत करूँगा आपसे, क्योंकि जाहिर है इसको कोई भी इसको एग्री करने को तैयार नहीं है, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। सर कानून है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल बनाती है सर, और उसको 4 महीने के अंदर फैसला करने का कहते हैं, पाबंद है। 140 इलेक्शन एक्ट 2017 आप यकीनन जानते होंगे, 148/5 सर। लेकिन सर 13 महीने में, 19 महीने में फैसले आते हैं। एक आपका 2700 अरब का केस पड़ा हुआ है, उसका भी कानून बना हुआ है 1994A, जिसमें 6 महीने में फाइनेंशियल मैटर जो है वो हल होने चाहिए, लेकिन सर नहीं हुए। हमने तो यहाँ पूरी मिनिस्ट्री पूरी की पूरी सूबा स्टे पे चलते हुए देखा है, डिप्टी स्पीकरशिप पूरा। आप ये बना भी देंगे तो क्या गारंटी है कि वो ट्रिब्यूनल 6 महीने में फैसला करे सर? देखिए, एक तो क्योंकि नए ट्राइब्यूनल बन रहे हैं जिनके पास इसके अलावा और काम नहीं होगा, तो वो ज्यादा मौसर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इस कानून का बहुत गलत तासुर बन गया कि ये सिर्फ स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ये रियासती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। हालांकि अगर डॉक्टर दानिश पे कोई गलत इल्जाम लगाता है, डॉक्टर दानिश के पास भी वही हुकूक मौजूद हैं और वही इख्तियार मौजूद है इस कानून के तहत जो किसी रियासती इदारे को है। तो मैं समझता हूँ ये तो ओवरऑल तो सर ये जो 3 कानून मौजूद है उसमें ये नहीं है क्या? ताज़ीरात पाकिस्तान 499, इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002,
पी का कानून मैंने पढ़ा है 2016, इसमें सब में मौजूद है सर, लेकिन सिर्फ सेपरेट वो नहीं है और डिफाइन नहीं है कि 30 लाख रुपए और 3 करोड़ रुपए, माजरत के साथ। हालांकि चाहें तो अदालत 50 करोड़ भी लगा सकती है सर। बस ये इस पे मुख्तसर सी बात, फिर मैं आगे चलता हूँ सर। देखिए बात यह है कि जब अदालत नहीं बनेगी, जिसके पास और कोई काम नहीं होगा, उसके पास काम करना आसान होगा, टाइम लिमिट को फॉलो करना आसान होगा। ठीक है, जब फाइन्स एनहांस्ड होंगे, एक डेटरेंस आएगी कि लोग वो काम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि चले सर, मैं आगे चलता हूं, क्योंकि मैंने तो आपको एक खास इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल बनाती है जो 4 महीने में, कानून मौजूद है वो सर 19 महीने और 13 महीने में फैसले करती है। मैं अब आगे चलता हूं सर। मुझे ये बताया सर, 83 कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग हुई है, उसमें वाज़ेह तौर पर एक ऐलान है सर, और वो ऐलान है कि 9 मई के जो भी मंसूबा साज हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, जो भी सहूलतकार हैं, उनको किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलेगी, उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। तो सर आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, हुकूमत के तर्जुमान हैं, फ़ौज ये 1 साल बाद कह रही है कि इनको सज़ा दिया जाए, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जो भी ज़िम्मेदार है सज़ा दिया जाए, तो सर आप सज़ा क्यों नहीं देते? हुकूमत इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती सर? मैं अदालत का तर्जुमान तो नहीं हूँ सर, हुकूमत का तर्जुमान जरूर हूँ। और देखिए, मैं तो अदालत आलिया से भी, अदालत उज़्मा से भी बड़ी अदब से ये इल्तमास करूंगा कि देखिए, कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने अटैक किया सबको सजा हुई, स्पीकर की कुर्सी पे जो शख्स जूती लेके बैठा उसको 14 साल सजा हुई, इधर ट्रंप को सजा हो गई, उधर लंदन राइट्स वालों को सजा हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या अमर माने है कि एक शख्स साइफर भी लहराता है, वो तोशाखाना की घड़ियां भी चोरी करता है, वो 9 मई के हमले भी करवाता है, मगर सिस्टम ऐसा है कि किसी को सजा नहीं हो पाती। अगर 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक और जिस पे जुर्म साबित हो उसको अगर सजा ना हुई, तो फिर मुआशरा और ये मुल्क ला कानूनियत के हवाले हो जाएगा और कोई भी शख्स कानून की पासदारी नहीं करेगा। तो हम तो कब से इस पर आवाज उठा रहे हैं कि जिन अदालतों में ये मुकदमा जेर इल्तवा है और जेर समात है, उनको चाहिए कि इस पे जल्दी एक्शन करें। और साल से ऊपर होने को आया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तमाम एविडेंस सामने है, कौन गया, कैसे गया, क्या मनसूबाबंदी हुई। तो अब ये अदालतों पर मुनहसर है। सिस्टम, आपने एक जुमला कहा, मैं यहाँ रोकूंगा, आपने कहा सिस्टम की खराबी है। तो क्या सिस्टम की खराबी है या अदालतों में मौजूद जजेस फैसले नहीं कर रहे हैं? क्या अदालतों में मौजूद ऐसे जजेस हैं जो सहूलतकारी कर रहे हैं? मैं क्लियर कट सवाल पूछना चाहता हूँ सर, बहुत हो गया सर, तो चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो मुझे सर ज़रा सा ये बताइए कि एक तो मुझे ये बताइए कि क्या सिस्टम की ख़राबी है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर नहीं है कि हुकूमती इदारे चार्जशीट करें, फ्रेम चार्ज करें, जल्द से जल्द अदालतों तक पहुँचाएँ, अदालतें उन पर फौरी एक्शन करें, अदालतें उन केसेस को प्रायोरिटी दें, वहाँ ख़राबी है? कहाँ ख़राबी है? आप सिस्टम का नाम ले रहे हैं सर। मेरी गुजारिश ये है, हुकूमतों का काम था प्रोसिक्यूशन करना, चालान जमा करवाने हो चुके, मुल्जिमान की शनाख्त, उनकी गिरफ्तारी, तहकीकाती इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट्स, वो सब हो चुका। यानी केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब और केयर टेकर गवर्नमेंट जो बाकी सूबों की थी जहां पे ये वाकयात हुए, उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, ना उनकी तरफ से कोई कोताही हुई। अब जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, आगे कार्रवाई को चलाना जो है वो जो मुतलका जज साहबान है उनकी जिम्मेदारी थी। अब उसमें ताखीर क्यों हुई, ये अब उनसे पूछा जाना चाहिए। कौन पूछेगा सर, कौन पूछेगा? क्या हुकूमत उन तक अप्रोच नहीं करेगी? जिस तरह आप नैब केस में सर दोबारा आप चले गए कि जनाब ये फैसले दें, कुछ दें, और हुकूमतें चाहती हैं, अपील पे जाती हैं, तो हुकूमत के पास तो बड़े इख्तियारात हैं सर, कौन पूछेगा सर उनसे अगर ये दबा के 100 साल बैठ गए तो? सर देखिए, मेरी गुजारिश ये है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और ये केस ताखीर का शिकार हुआ और हमने उसमें भरपूर अदालती मावनत की। अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी जिनकी कम सजाएं हैं उनको छोड़ भी देते हैं, जिनका जुर्म बड़ा नहीं है उनकी फहरिस्त भी जमा कराई गई, मुलाकात का भी हक दिया गया, बाकी भी हकूक दिए गए। तो अब मुझे ये बताइए
कि क्या जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसके जज साहिबान हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत को जवाबदेह हैं, या हुकूमत को कोई उन पे इख्तियार है। मैंने इसीलिए अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की कि ये अगर ना हुआ और ये इसी तरह ताखीर का शिकार करके इस मामले को हमेशा के लिए इनडेफिनेटली डिले किया गया और ये मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा, तो फिर इस मुल्क में ऐसा निजाम आएगा, ना कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। सर जिसका पार्लियामेंट आपके पास है, कानून साजी आप कर सकते हैं। अगर ऐसे जजेस जो इस किस्म के सेंसिटिव केसेस को, जिसकी बुनियाद नेशनल इंटरेस्ट पे है, रियासत की आपके मौजूदगी पे है, हुकूमत तो चलें बात की बात है, यहाँ रियासत को ख़तरा है, तो ऐसे केसेस जो रियासत के लिए चैलेंज हो, जो मुल्क के लिए चैलेंज हो, और जिसको अदालतों में जजेस डिले कर रहे हों, तो क्या ऐसे में सर पार्लियामेंट के पास तो बड़ा है, आप कानून बनाने तो गए सहाफ़ियों के लिए, यहाँ आपको कानून क्यों नहीं बनाते हैं सर? देखिए, तो मैंने पूरा दिफा किया है पंजाब हुकूमत ने जो डेफिनेशन का लॉ बनाया था, क्योंकि वो सबके लिए है। जजेस का जो लॉ है आपके सामने है कि ऑलरेडी एक जज साहब जो है उन पे एक जुर्म साबित हुआ, वो घर गए, मुजाहिर नकवी साहब। एक जज साहब ने रिजाइन किया, तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स चलती हैं जज साहबान के खिलाफ भी, चाहे वो आलिया अदालतों में हो, आला अदालतों में हो, या वो लोअर जुडिशरी में हो, उनके रिमूवल के प्रोसीजर्स मौजूद हैं। मगर जो एक तासुर बनाया जा रहा है, जो मैं देखता हूं मुबैना तौर पे एक सहूलतकारी का, देखिए इसको एड्रेस होना चाहिए। इस इदारे को अपना देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, और लोग ये कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करें कि कुछ केसेस जो हैं वो तेजी से चलाए जाते हैं, कुछ को स्लो किया जाता है। तो ये तो मेरा ख्याल है जल्द से जल्द मंतकी इंजाम तक पहुंचने चाहिए 9 मई वाले केसेस, वरना इस मुल्क में बिल्कुल लाकानूनियत हो। बड़ी बात कर दी। और आपने एक बात कही है जिसे मैंने तो नोट किया है, आवाम को भी नोट करना चाहिए, कि अदालतों के अंदर ऐसे चीज़ों के लिए मुबैना सहूलतकारी हो रही है, ये आपने कहा है। तो इसका मतलब है अदालतों में बैठे हुए जजेस मुबैना तौर पर इस किस्म के केसेस को रोक रहे हैं जो मुल्क के लिए बहुत अहम है। मैं सही समझाऊं सर? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पिक एंड चूज होता है। अब ये लॉयर्स बात करते हैं, मैं भी बार का मेंबर रहा हूं, मुझे आवाजें पड़ती हैं कानों के अंदर कि ये केसेस क्यों इल्तवा का शिकार है। इस पे एक विल पावर चाहिए। इसको ये देखिए, अगर इसको ताखीर का शिकार किया जाएगा इस तरह, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि इसमें तो कहे ना सर कि सहूलतकार मौजूद हैं, क्यों नहीं मानते हैं सर कि अदालतों में मौजूद सहूलतकार 9 मई के केसेस को हतमी कानूनी और आईनी तौर पर फैसला करना नहीं चाहते हैं? जरा अवाम को पता तो चले ना। उधर पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा फौज, जो इस वक्त फॉर्मेशन आपके 83 फॉर्मेशन, ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस होती है सर। इस कॉन्फ्रेंस में वहाँ ये सवाल उठाया गया है कि 9 मई के केसेस के ऊपर अगर फैसले नहीं होंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसान होगा। जी सर। देखिए, मैं ये समझता हूं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग तो मौजूद होती है हर जगह पे। अब किसी जमाने में कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता था कि लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, मीडिया नहीं देखते थे कि हम बायस ना हो। यस। मगर लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद है। अब मैं इस पे क्या कह सकता हूं? और अभी भी वजीर आजम साहब को एक कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग्स के लिए उन्होंने आज समाअत के लिए मुकर्रर किया उस केस को। वजीर आजम साहब ने तो साकिब निसार साहब के हवाले से, मुजाहिर नकवी साहब के हवाले से, जादुल एहसन साहब के हवाले से बात की थी। कोई अपने पे क्यों ले लिया? ये हैरानगी की बात। ताड़ साहब यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब मैं आता हूं सर, एक और बहुत अहम, फौजी अदालत से इनको सजा होनी थी सर, वो केस कहाँ है, किधर खड़ा है सर? क्यों नहीं होती है ऐसे लोगों को फौजी अदालतों में? माजी में फौजी अदालतों से सजाएं दी गई हैं सर। देखिए, मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है, बिल्कुल उस पर कोई कथन नहीं है। और वो जो संगीन जराइम के मुर्तकिब पाए गए लोग थे, जिन्होंने अंदर जाके तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, उनकी फहरिस्त मौजूद है। तो मेरा तो ख्याल है उनको भी मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए।
और बेशक वो जितनी जल्दी ट्रायल हो सके उस ट्रायल को रुकावट क्या है सर फौजी अदालतों देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया जिस वजह से मामलात कुछ माह की ताखीर उसमें हुई, मगर अब तो कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। कौन पहुंचाएगा सर, मैं ये सवाल आपसे कर लूं, जब आप कह रहे हैं कि अब स्टे नहीं है तो कौन पहुंचाएगा? कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के जजेस हैं, ये तो उन पे मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी इसको चलाते हैं। क्लियर, बहुत अच्छा आपने बताया, इससे बड़ी आगाही हुई। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इमरान खान के अकाउंट से जो मवाद शाये किया गया है, हुकूमत ने तो इसको बहुत मुल्क दुश्मनी करार दिया है सर, और इसमें ऐसी चीज़ें आई हैं जो रियासत, हुकूमत, फौज सबके लिए तज़ीक है, ख़तरा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया कि बानी चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट से की गई ट्वीट का बानी चेयरमैन पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन की ट्वीट का बानी चेयरमैन से ताल्लुक नहीं है। ये कुल सियासत है पीटीआई की, ये एक लाइन के अंदर पीटीआई की सियासत है। तजादात का मजमुआ, कौलो फेल का तजाद और इंसानी फहमो फरासत को जो चीज समझ ना आए वो है ये पाकिस्तान तरीके इंतशार। आप कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई का अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। मुजीब वाली 71 वाली वीडियो हमने नहीं चलाई, तो भाई आप दरखास्त दें, हम एंटरटेन करेंगे। रऊफ हसन साहब आए और गौहर साहब आए, दरखास्त दें कि बानी चेयरमैन पीटीआई का अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथ लग गया है, वो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है और उनकी मर्जी के बगैर ट्वीटें हो रही हैं। हम इस मवाद से अग्री नहीं करते, आप ये अकाउंट बंद करें, हम नया अकाउंट बनाएंगे, करें आके बात। यानी मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू, जो चीज सूट करती है उस पर तो राग अलापा जाता है। और जब पब्लिक रिएक्शन आए, लोग कहें कि हम रिजेक्ट करते हैं कि आप शेख मुजीब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और आप पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं अपनी सियासी मफादात की खातिर, उस पर जब बैकलैश आया तो अपने आप को दूर कर लिया स्टेटमेंट के साथ। ये वीडियो खुद बन गई, खुद चढ़ गई, ये बयानात खुद बन गए। मैं तो मेहदी हसन पे हैरान हूं, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उसने बाकायदा एक आर्टिकल उठा के खुद ही पोस्ट कर दिया। वो मुझे लगता है पीटीआई ने लिखा है मुबैना तौर पे। उसकी वजह यह है कि लिखा है कि डेथ सेल में है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जबकि 7 सेल मौसूफ के जेर इस्तेमाल हैं, साइकिल है एक्सरसाइज वाली, देसी घी का खाना है, वॉकिंग गैलरी है, हर चीज मौजूद है, कुक है, किचन है, डॉक्टर है, 250 से ऊपर मुलाकातें कर चुके हैं। तो ये कौन सा डेथ सेल है, कौन सी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है? इतनी अनसॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि आपकी हफ्ते में 12-12 लोगों से मुलाकातें हो। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या हफ्ते में 12 लोग मिलते हैं? मेहदी हसन ने अपनी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल कर ली है, अपनी रेपुटेशन डाउटफुल कर ली है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट एज इट इज छाप के तो लगा दिया बगैर तहकीक के, तो क्या क्रेडिबिलिटी रह गई आपकी? अच्छा सर, ये बताएं, ये सेक्रेटरी इत्तलात का अभी मैं वीडियो वो इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा, रऊफ हसन साहब हैं, कि ये ऑपरेट जो मीडिया है ये पीटीआई का ऑपरेट मुल्क से बाहर से हो रहा है। तो ये जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, इसके लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है सर? देखिए, एक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से बात की गई थी और उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है और हम उस पर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, सहाफ़ती इदारे हैं, उनसे बात उस पर की जाए कि किसी का डिजिटल राइट कोई मजरू होता है या डिजिटल दहशतगर्दी होती है तो क्या फोरम है आपके पास FIA के अलावा? FIA मौसर फोरम नहीं है साइबर क्राइम के लिए। हमें स्पेशलाइज्ड लॉ चाहिए, स्पेशलाइज्ड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए जो अगर किसी की भी कोई इज्जत मजरू हो, किसी को नुकसान पहुंचे, किसी के जानो माल को खतरा हो, वो किसके पास जाए? यानी किसी को भी गुस्ताख लेबल करके मार दिया जाए इंटरनेट पे एक झूठी कैंपेन चला के, तो वो कहां जाएगा? कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो जाए, किसी की जान को खतरा हो, किसी का जलाओ घेराव किया जाए और वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, तो कोई फोरम नहीं है। एक वक्त आएगा कि हर तबका डिमांड करेगा कि ये लॉ बनाया जाए, तब देर हो चुकी होगी, तब कोई किसी के काबू में नहीं होगा। तो इसलिए अभी वक्त है एक ऐसा लॉ बनाए जिसमें राइट्स की प्रोटेक्शन हो, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, और उस हवाले से हम ताउन करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं।
तो इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके 3 इस वक्त जो हुकूमत के भी नुमाइंदे हैं और तंजीम के भी नुमाइंदे हैं, उनके स्टेटमेंट है, मैं देख रहा हूँ कि जनाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, और यही एहसन इकबाल साहब भी करते हैं कि जी वक्त की ज़रूरत है कि जनाब इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। लेकिन इसहाक डार कहते हैं कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात होना चाहिए, लेकिन जो रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा हो उससे किसी भी किस्म की मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप एक तरह PMLN के नुमाइंदे भी हैं, लेकिन ये सवाल मैं वज़ीर आज़म से करता, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म यहाँ नहीं है तो मैं वज़ीर आज़म के तर्जुमान से पूछना चाहता हूँ कि मैं राना सनाउल्लाह के बयान को फॉलो करूँ, मैं एहसन इकबाल के बयान को फॉलो करूँ, या मैं इसहाक डार साहब के बयान को फॉलो करूँ? सर देखिए, जो जब तक 9 मई का फैसला नहीं होता और 9 मई के मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती, मैं नहीं समझता कि बानी चेयरमैन पीटीआई से कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। हाँ, पार्लियामान के अंदर जो उनकी पार्टी मौजूद है उनसे बातचीत भी हो सकती है, उनसे मईशत पे भी बात हो सकती है, मुल्क के बाकी मामलों पे भी बात हो सकती है, मगर एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क की सालमियत पे हमला किया है और अपने आप को शेख मुजीब कहता है, उससे क्या बात होगी और क्यों होगी? ठीक है, बहुत क्लियर है आपका आ गया सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, 190 मिलियन पाउंड्स का एक केस है सर, अल-कादिर ट्रस्ट। सर ये इसमें भी काफ़ी साल हो गए हैं सर, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या स्टेटस है सर, कहाँ खड़ा है ये केस सर? देखिए, 190 बिलियन पाउंड के केस में वही तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो तोशा खाना के केस में किए गए थे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है कि अरबों रुपया माफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये आपने गलत किया, और अब मैं क्या कह सकता हूं कि एक सहूलतकारी जो है वो इस केस में नजर आती है। 5-5 कैरेट डायमंड की अंगूठियां मांगी गई और बार बार कहा गया हम फाइलों को पहिए लगाएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन ली गई, फराह गोगी ने बनी गाला में जमीन ली। तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है कि आपने काबीना में वो लिफाफा नहीं खुलने दिया। वो एक होते थे, पता नहीं अकबर समथिंग, बाहर चले गए मुल्क से। जब मुश्किल वक्त आता है तो ऐसे लोग सबसे पहले दौड़ते हैं। वो अकबर समथिंग थे एहतिसाब के कोई, शहजाद अकबर, शहजाद अकबर, हाँ शिराद अकबर, मैं भूल गया था, आजकल नजर नहीं कहाँ है आते। सर, वो कहाँ है? हुकूमत के हाथ से कैसे निकल गए? क्यों नहीं मेरा आपने अभी मैंने सुना कि सऊदी अरब से आपने बड़े अहम तरीन क्रिमिनल्स को पकड़ के ले आए, किसी और जगह से ले आए, तो शहजाद अकबर को और रियाज मलिक, आजकल रियाज मलिक की भी बड़ी बातें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं राज खोल दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं फलां कर दूंगा। तो इन दोनों हजरात को, जो कि 190 मिलियन पाउंड के अलावा और दूसरे केसेस में भी हैं, हुकूमत इनको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा करवा रही? सर शिराद अकबर साहब तो भाग गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत के होते हुए। इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को मुल्क से भगाया, उस वक्त फराह गोगी को भगाया, शिराद अकबर को भगाया। तो मैं तो उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आए, कम से कम अपने लीडर के हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें अडयाला जेल के बाद खड़े होके। जुल्फी बुखारी भी है सर। जी भैया, अब सारे भागे में है ना। बात ये है कि ये बंद फाफा शिराद अकबर साहब लाए थे काबीना की मीटिंग में, लोगों ने कहा खोलो, नहीं खोला गया क्योंकि बदनीति थी। छुपाते आप किस चीज को है जिसमें बदनीति हो, अरबों रुपए का घपला हो, आपने रिश्वत ली हो। तो ये केस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन तो हो रही है नैब की तरफ से, मगर जो डिफेंस है, बुशरा बीबी कभी शोर करती है, कभी खान साहब शोर करते हैं, जवाब देना कि ये किया कि नहीं किया, बंद अफाफा अप्रूव हुआ था नहीं हुआ था, अल-कादिर की जमीन ली थी नहीं ली थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो अब ताखीर किस बात की है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हुकूमत के हाथ बहुत लंबे होते हैं सर, इंटरनेशनली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एजेंसीज़ भी होती हैं, और बहुत से लोगों को पकड़ के लाए भी गए हैं। फराह गोगी चली गई हैं, उनको आप नहीं ला पा रहे हैं, शहजाद अकबर को नहीं ला पा रहे हैं, जुल्फी बुखारी को नहीं ला पा रहे हैं। रियाज मलिक साहब जो ये बयानात दे रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, रियाज मलिक साहब का जो बयान है कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है और मेरे से वादा माफ गवाह बनने का कहा जा रहा है, दबाव उस पर डाला जाता है जो प्रोसीडिंग का हिस्सा हो, जो कोर्ट में मौजूद हो, जो तहकीकाती इदारों के सामने पेश हुआ हो, जो ट्रायल में ताबन कर रहा हो, उसे कहा जाता है कि तुम वादा माफ गवाह बनो। इधर तो सारा दबाव मलिक रियाज की तरफ से है, वो अदालतों पे भी दबाव डाल रहे हैं, तहकीकाती इदारों पे भी दबाव डाल रहे हैं और ताबन करने को तैयार नहीं है। तो देखिए, 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर तहकीकात का हिस्सा बने, कोर्ट में आए, जवाब दें,
ये कह देना मेरे पे दबाव डाला जा रहा है सरासर झूठ है। ये कैसे हो सकता है? आप पेश ही नहीं हुए, आप है ही नहीं अदालत के सामने या तहकीकाती इदारे के सामने, तो फिर दबाव कैसे डाला जा सकता है आप पे? दबाव तो आप डाल रहे हैं क्योंकि आप इमरान खान को बचाना चाहते हैं इस केस से। सर इंटरपोल के ज़रिए आप रेड वारंट निकाल के फरागोगी को लाएं, जुल्फी बुखारी को लाएं, शहजाद अकबर को लाएं, उसमें क्या पेश रफ्त है सर? ज़रा हमें ये भी बता दें सर। देखिए नैब के केसेस हैं, बेहतर है कि नैब के तर्जमान इस पे कमेंट करें और इंटीरियर मिनिस्ट्री बिल्कुल इस पे ताउन करेगी, जिस हद तक कहेंगे उनको वापस लाने के लिए। एंटी करप्शन भी अगर कहेगी तो बिल्कुल इस पे ताउन किया जाएगा। मगर इमरान खान की हुकूमत की तरह वज़ीर आज़म हाउस में कोई सेल नहीं है जहां पे वो तैयबा खानम को रखा गया हो और जहां पे केसेस चलवा रहे हों और जहां से फैसले हो रहे हों कि रेड वारंट जारी करो। रेड वारंट कानून के मुताबिक होता है, जिस केस पे बनता होगा जारी हो जाएगा, जिसमें नहीं बनता होगा नहीं जारी होगा। अच्छा सर, चलिए ज़रा कुछ और भी एक दो केसेस हैं, ज़रा उस पर ज़रा बात कर लेते हैं सर। सर ये गंदम स्कैंडल बड़ा इस वक्त है और आने वाले वक्त में भी सवाल उठ रहा है। वज़ीर आज़म ने, आप तर्जुमान हैं, वज़ीर आज़म ने इसकी इंक्वायरी की। अब हमें ये बताएं सर कि ये इंक्वायरी फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद के गंदम के स्कैंडल की है, जो निगरान हुकूमत में 300 अरब का कहा जा रहा है कि स्कैंडल है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। एक तो ये थोड़ी वजाहत कीजिएगा मामूली सी, और थोड़ी सी ये भी बताएं कि इसके ऊपर रिपोर्ट आ गई है। हमारी इत्तलात ये है कि बेचारे फूड्स डिपार्टमेंट के 4 आदमियों को जो है वो ज़िम्मेदार करार दिया गया है, जबकि निगरान हुकूमत के काबीना ने इसकी अप्रूवल दी थी और पूरी एक तसलसल है ईसीसी के साथ। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए एक्शन जो भी लिया गया होगा, सेक्रेटरी काबीना ने जो रिपोर्ट दी होगी उसके मुताबिक उन्हीं के खिलाफ दिया होगा ना, जिन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए, जिन्होंने ये जरूरी समझा कि इंपोर्ट की जाए और जिनके आदादोशुमार के मुताबिक इंपोर्ट की गई, तो ये तो फिर एक्शन उन्हीं के खिलाफ हुआ होगा। यानी आदादोशुमार जिन्होंने पेश किए, आपके नॉलेज में है सर इस रिपोर्ट की इंक्वायरी जो हुई है, इसकी रिकमेंडेशन या ये रिपोर्ट आपकी नॉलेज में है सर? रिपोर्ट मेरी नजर से नहीं गुजरी। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये इंक्वायरी निगरान हुकूमत में जो स्कैंडल है उसकी भी हो रही है, या ये फरवरी के 2024 के बाद की जो एक स्कैंडल था उसकी हो रही है? क्या ये इत्तला है सर आपको? ये जो देखिए जो इंपोर्ट जब भी हुई जिस टाइम पीरियड के अंदर, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि जी वो कौन सा दौर था। जब भी इंपोर्ट हुई है उस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी काबीना मुरतब कर रहे थे। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूँ। सर मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शिरकत करने आ रही है सर? वज़ीर आज़म ने उनको, हमने अखबारी ख़बर पढ़ी है, आप उसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे कि वज़ीर आज़म ने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिक्वेस्ट की है कि वो काबीना का हिस्सा बने। तो इस रिक्वेस्ट की है तो पहले तो ये तस्दीक करें सर, और अगर नहीं की है तो बात ही ख़त्म, और अगर की है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो रही है सर? देखिए अभी तक तो कोई ख्वाहिश का इज़हार उनकी तरफ से नहीं किया गया, ना इस पर बातचीत हुई है। फिलहाल तो ऐसी कोई बात मेरे सुनने में नहीं है। अच्छा, आपके सुनने में नहीं है सर। अब मुझे ये बताएं सर कि ये फैज़ाबाद धरना केस का फैसला भी आया, कमेटी भी बनी, कमीशन भी बना, उसका फैसला आया, लेकिन हमने सुना है कि इसको दोबारा जो है वो मौजूदा हुकूमत ने इसकी दोबारा कमीशन, ये कमेटी बना दी है। कोई ख़ास वजह है सर? इसलिए कि जो टीओआर दिए गए थे उसके मुताबिक उसकी तहकीकात नहीं हुई और बिल्कुल उनके टीओआर से हट के, जो उनका मैंडेट था, हट के सारी बातें हुई हैं। तो जो काम दिया गया था वो करते, तो इसलिए काबीना ने उसको उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उस पर कैबिनेट कमेटी बनाई है कि असर नौ इस मामले को देखा जाए, और काबीना ने उसको कोई अच्छा नहीं समझा कि ये कानून के मुताबिक और टीओआर के मुताबिक काम नहीं हुआ, इसलिए उस पर काबीना की कमेटी बनी है जो उसका जायजा लेगी। मेरा सवाल ये है कि सरमायाकारी के हवाले से जो मौजूदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक बनी हुई है, बड़ा इदारा है, बड़ा उसकी तारीफ भी हो रही है, पाकिस्तान की आवाम सुनना चाहती है कि अमली तौर पर ये 15, 20, 25 जो भी बिलियन डॉलर है वो उस पर एक्शन हो चुका है, और वो कौन से अहम आपके शोबे हैं जिस पर ये काम हो रहा है सर? ये ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ सर। देखिए बात ये है कि एक तो बड़ा नेगेटिव माइंडसेट बन गया पाकिस्तान में इस सरमायाकारी के हवाले से, जो कि नहीं होना चाहिए।
और इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हर बंदा सवाल ये करता है कि जी आप गए हैं, ऐलान हुआ है, हुआ कुछ नहीं। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस, जब मुआहदा तय होता है, दो साइडें बैठती हैं, उसकी डिटेल्स तय करती हैं और मामलात को आगे लेके चलती हैं, और एक एक चीज जो है उसको डिस्कस किया जाता है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल पीरियड कितना होगा, और ये कहां पे होगा, कैसे होगा। वो तफसीलात हर दौरे पे तय की जा रही हैं और उस पर साइमल्टेनियसली वर्किंग चल रही है। पहली बात तो ये अप्रिशिएट कीजिए कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार था इमरान खान साहब की मेहरबानी से, वो खत्म हुई। उन्होंने दोस्त ममालिक को नाराज किया, तमाम दोस्त ममालिक को नाराज किया, किसी की घड़ियां बेच दी, किसी का सीपैक स्लो कर दिया, किसी को कह दिया था हम कोई गुलाम है, किसी को कुछ कह दिया, किसी के सामने जूती ऊपर रख के बैठ गए। तो पहले तो इस बात को एक्नॉलेज कीजिए कि पाकिस्तान में ईरान आया, सऊदीया की वफ्द आया, हम सऊदीया गए, यूएई ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया। अब होता क्या है, जब आप मिलते हैं और वो रकम मुख्तस कर देते हैं कि जी ये इन्वेस्टमेंट है, उसमें फिर बैंकेबल फीजिबिलिटीज बनती हैं, बैंकेबल प्रपोजल्स बनते हैं, फीजिबल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है और हतमी शक्ल दी जाती है। वो सारा कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है। और इस दफा चीन भी हम जा रहे हैं, तो पाकिस्तान से 125 बिजनेसमैन साथ जा रहा है, जो B2B कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, जो वहां पे बैठ के उनके बिजनेसमैन के साथ चीजें फाइनल करेगा। प्राइवेट सेक्टर को फरोग दिया जा रहा है। और महंगाई क्यों कम हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों बढ़े हैं पाकिस्तान में, रुपया स्टेबल क्यों हुआ है, क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, जो इमरान खान डिफॉल्ट के दहाने पर ले आए थे। महंगाई डबल डिजिट्स में उनके दौर में चली गई थी। ये तमाम चीजें अब ठीक होने जा रही हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट अपने वक्त से होती है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत टाइम लगेगा, मगर अगले चंद माह के अंदर ये तमाम अग्रीमेंट्स अपनी हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे और वज़ीर आज़म बाकायदा कौम से खिताब करके इनका ऐलान करेंगे। चलिए सर, ये बड़ी बात बता दी। तकरीबन ये सारी प्रोसेस का हिस्सा है, सिर्फ एमयूज़ अब वादे तक नहीं हैं जो माजी में भी हम सुनते हुए आए थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुझे ये बताएं सर कि दो अहम तरीन ओहदे हैं सर, एक है पीसीबी का चेयरमैन और एक है वजारत दाखिला। अच्छा, जिस शख्स को वज़ीर आज़म ने लगाया है, इन दोनों जगह पे उनका एक्सपीरियंस नहीं है सर। उनको नहीं पता कि लाल गेंद क्या होती है और सफ़ेद गेंद क्या होती है। और दूसरी तरफ ये दोनों ओहदे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किसी ने लिखा है, मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ, How a single person runs two full-time jobs, no one in the world can do justice. Chairman PCB needs to do frequent visit, जो वो कर रहे हैं abroad. How a country can afford an interior minister who is frequently abroad? This is self-defeating. क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? देखिए, एक तो पता नहीं आपको किसने कह दिया कि उनको लाल और सफेद गेंद का फर्क नहीं पता। उनको तो सिली मिड ऑफ का भी पता है, उनको लॉन्ग ऑन का भी पता है, उनको डीप मिड विकेट का भी पता है। तो मेरा ख्याल है शायद आपको किसी ने गलत मालूमात फराहम की है कि उनको लाल और सफेद गेंद का नहीं पता कि कौन सी किट के साथ कौन सा गेंद इस्तेमाल किया जाता है, कौन से मैच में कौन सा गेंद इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम सर उन्होंने आपको बताया है सर, माजरत के साथ, क्योंकि एक पिंग गेंद भी होती है सर। तो मुझे मेरे जराए ने बताया, वो मैंने आपको कोट किया है। क्या आपको पीसीबी के चेयरमैन ने बताया है कि लाल गेंद, तो फिर आपको भी पता होगी सर कि लाल गेंद कब यूज होती है, और आपको यह भी पता होगा कि सफेद गेंद कब यूज होती है, और आपको यह भी पता होगा कि पिंक गेंद कब यूज होती है। मुझे अगर उन्होंने बताया है तो मैं तो फिर पीछे हट जाता हूं, और अगर उन्होंने नहीं बताया है तो फिर तो सर जस्टिस करें ना। मैं ईरान के दौरे पर था, तो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे। जब हम सदर की ताज़ियत के लिए गए तो क्रिकेट पे बड़ी गुफ्तगू हुई। तो मैं तो उस नॉलेज की बेस पे कह रहा हूँ कि उनका बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस है, और क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा चल रहा है, सिलेक्शन कमेटी बहुत अच्छी बनी है। मोहसिन नकवी से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, और वो समझ आती है लोगों की प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि एक मिडिल क्लास का। मोहसिन नकवी से लोगों को क्या प्रॉब्लम है सर, बताएं क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूं जो मेरे से प्रॉब्लम है लोगों को। आपसे तो आप तो एक सियासी आदमी है ना सर। इस मुल्क में उनका क्या ताल्लुक है सियासत से सर? वो कौन है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह वो सेनेटर बन गए?
कहाँ से वो आपके 2 ओहदे उन्होंने हासिल कर लिए हैं? क्या आप समझते हैं पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है सर? नहीं, असल में ना हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी मिडिल क्लास के बंदे को प्रोग्रेस करता देख नहीं सकते। सर मैं भी मिडिल क्लास का हूं ना, मैं भी, आप भी मिडिल क्लास के हैं सर, और भी बहुत सारे लोग हैं। हमने तो सर हमने तो क्लास फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली हुई है सर। आप मांगे मुझसे लिस्ट, मैं पाकिस्तान के मिडिल क्लास की एक लंबी लिस्ट दे दूं। A good cricketer may not necessarily यस आई एग्री। तो एक अच्छा क्रिकेटर को आपने अब मेरा सवाल सुन ले सर। एक अच्छे क्रिकेटर को आपने कैप्टन तो बनाया जिसने इंडिया के अंदर आपको बदतरीन शिकस्त से सामना कराया, एशिया कप में बदतरीन शिकस्त का सामना कराया, अभी इंग्लैंड में 2 मैचों में बदतरीन शिकस्त का सामना कराया, जिसको निकाल दिया गया था उसको दोबारा आपने कप्तान बनाया। तो सर ये सिलेक्शन कमेटी जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये वो सिलेक्शन कमेटी है जिसने बाबर आजम को, जिनकी ये तारीफ है जो मैंने बताई है, आपने उसको कप्तान बना दिया। और अभी आपने खुद कहा कि एक अच्छा क्रिकेटर, देखिए बाबर आजम सुपरस्टार है, तो सिर्फ सुपरस्टार की वजह से, सिर्फ सुपरस्टार मैं वर्ल्ड कप पे जाते हुए अपने कप्तान का मोराल लोग कर ही नहीं सकता सर। हो गया, खत्म हो गया सर। चले मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ सर, मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ सर, मैं आगे चलता हूँ। अब मुझे ये बताइए सर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं आपके PMLN के, और उनको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, क्या वजूहत है? लोग पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो दोबारा मुस्लिम लीग सदर बनी है सर, कोई खास बात है? बहुत खास बात है उनमें। मियां नवाज शरीफ के नाम का हम वोट लेते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का नाम है, और उनके दम से ये पार्टी चलती है अल्लाह ताला के फजल से। तो वो क्यों सदर बने? क्योंकि ये सदारत का ओहदा उनसे छीना गया था। एक जज साहब थे साकिब निसार साहब, उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले के जरिए ये ओहदा उनसे लिया था, तो ये ओहदा उनको बाइज्जत तौर पे वापस किया गया है। पार्टी की भी डिमांड थी, शहबाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि एक ओहदा जब छीना गया गैर कानूनी तौर पे और सियासी बुनियादों पे, तो उनका हक था कि ओहदा उनके पास होता। वो पार्टी को फाल करेंगे, पार्टी में नई जान डालेंगे, तंजीमी ढांचे को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजीद आगे लेके चलेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, बड़े अच्छे एक्सप्लेन किया। बस आखिरी सवाल है, आप ही के सवाल से निकालता हूँ कि सर इस मुल्क का 3 दफ़ा रहने वाला वज़ीर आज़म, जिसके साथ माजी में बहुत कुछ हुआ, ठीक है सर, और पिछली दफ़ा उनकी पूरी इलेक्टेड हुकूमत को गिराया गया, उनको सदारत छीनी गई, उनकी बेटे से एक वो ना लेने के ऊपर गैर कानूनी गैर आइनी फैसले दिए गए, बहुत कुछ हुआ, और वो रोज़ाना खड़े होकर शिकायत करते हैं और उन लोगों का नाम मेंशन करते हैं जिन्होंने गैर कानूनी काम किया, गैर आइनी काम किया। मेरा सवाल ये है सर कि आज उनकी पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है और मरकज़ में उनके भाई की हुकूमत है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हुकूमत इनिशिएट क्यों नहीं करती है? ये मेरा आखिरी सवाल है सर। देखिए, तारीख की दुरुस्ती बहुत जरूरी है कि जिस जिसने जो जो जुल्म किया वो रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री शुड बी स्ट्रेट, और वो बात करते हैं इसके ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जाना है, हमने मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है। और सर सजा के बगैर इंसाफ का कोई तस्वुर नहीं है। ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाएगी जो इलेक्टेड हुकूमत को गिराते हैं और मुल्क इस नहज तक पहुंचता है। अता तारड़ साहब, इसको आप कैसे नफी करेंगे सर? देखिए, मैं कतई इसकी नफी नहीं कर रहा, ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर मेरी प्रायोरिटी इस वक्त महंगाई का खात्मा है। लोगों का पेट नहीं भरेगा इस चीज से। मेरी प्रायोरिटी इकोनॉमी को टेक ऑफ करवाना है, पाकिस्तान को वो खोया हुआ मकाम दिलवाना है जो पाकिस्तान का हुआ करता था। मेरी इस वक्त प्रायोरिटी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, मेरी इस वक्त प्रायोरिटी एक अच्छी इकोनॉमी है, मेरी प्रायोरिटी पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है। तो जो लोग सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, और जो लोग 2 इदारों को लड़वा रहे हैं, तकरीबन तैयार हो गई लड़ाई में, मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं पूछता, तो अगर आप उनका गला नहीं घोटेंगे, उनको नहीं पकड़ेंगे, उनको उनके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे, तो फिर आपकी मईशत ऊपर जाएगी सर। आखिरी जुमला सर, यस और नो। मैं 9 मई के हवाले से बात कर चुका सर, मैं साइफर के हवाले से बात कर चुका सर,
मैं कौन होता हूँ किसी का गला घोंटने वाला, सर या मैं कौन होता हूँ कि मैं कहूँ कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सर कानून के मुताबिक जिसको जो बनता है वो होना चाहिए। बस बाकी मैंने आपको बता दिया कि बहुत हमारी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया, थर्ड साइड किसी स्टेज पे बात करेंगे। खत्म हो चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।